हेलो फ्रेंड्स, हम सभी समाज में सभी लोगों को दो वर्गों में डिवाइड करते हैं, एक अच्छे लोग, एक बुरे लोग। लेकिन क्या आपको पता है कि बुरा भी उतना ही ज़रूरी है जितना अच्छा ज़रूरी है? यानी कि नेगेटिव भी उतना ही ज़रूरी है जितना पॉजिटिव ज़रूरी है। मान लीजिए समाज में क्राइम समाप्त हो जाए और किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट लोगों के बीच में ना हो, तो ना तो पुलिस स्टेशंस और पुलिस की आवश्यकता रहेगी, ना कोर्ट और कचहरी की आवश्यकता रहेगी, और ना ही वकीलों की जरूरत रहेगी। और अगर सारा समाज ही अच्छा हो जाए, सभी लोग मिलकर रहने लगे, तो बॉर्डर पे सेना की भी जरूरत नहीं होगी, और अगर कोई बीमार ना हो तो डॉक्टर्स की भी जरूरत नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में समाज गति कैसे करेगा? नेगेटिव भी उतना ही जरूरी है जितना पॉजिटिव। ये बात अलग है कि नेगेटिव पॉजिटिव को ओवरराइड ना करे, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव में एक संतुलन बनना बहुत जरूरी है समाज की गति के लिए। अगर आप माइथोलॉजी भी पढ़े तो जहां जहां देवता हुए वहां वहां राक्षस भी हुए। देवताओं की एग्जिस्टेंस का जो वैल्यू रहा वो तभी रहा जब राक्षस एग्जिस्टेंस में रहे। यानी कि दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम सभी ना जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई राय सेकंडों में दे देते हैं, क्योंकि हम सब मन के स्तर पर ही जीते हैं और मन हम सबको कंट्रोल करता है। मन एक ऐसी इनविजिबल फोर्स है हमारे शरीर के अंदर जो दिखती नहीं है, लेकिन हमारे शरीर की जो सेंसेस हैं और हमारे शरीर की जो एक्टिविटी है उसे वो रूल करती है, गवर्न करता है। जो मन है हमारा, मन को जो ऊर्जा है वो भी किसी न किसी सोर्स से मिलती ही होगी, भले ही वो विजिबल नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा डीपली समझें तो मन को ऊर्जा मिलती है सूर्य से, क्योंकि सूर्य को एस्ट्रोलॉजी में आत्मा का कारक माना गया है और आत्मा में ही मन निवास करता है। अब जैसे हर व्यक्ति जजमेंटल है, पॉजिटिव और नेगेटिव में दुनिया को डिवाइड उसने कर रखा है। जैसे हम बोलते हैं कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, कोई व्यक्ति बहुत बुरा है। हम सेकंडों में जजमेंट्स दे देते हैं कि ये व्यक्ति अडल्ट्री कर रहा है, ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति क्राइम कर रहा है, ये व्यक्ति गलत है। लेकिन जो एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर होता है वो कभी जजमेंटल नहीं होता, क्योंकि जो ये अच्छा और बुरा है ये दोनों इस तरीके से हैं जैसे किसी साइकिल के दो पैडल, तभी साइकिल चलता है। ऐसे ही समाज के अंदर पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव होने से ही समाज गति करता है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझे तो जैसे चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, उसके साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं और अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे हर चीज दो में डिवाइड है। अर्धनारीश्वर की जब हम बात करें तो एक ही व्यक्ति के अंदर पुरुष भी है और नारी भी है। जब आसमान और धरती की हम बात करें तो ये भी दो अपोजिट तल हैं, तभी सृष्टि एग्जिस्ट करती है। और इसी तरह जब हम ऊर्जाओं की बात करें तो ऊर्जाएं भी मैस्कुलिन और फेमिनिन में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे जब हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा है तो हम एक पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं। जब हम बोलते हैं कि एक व्यक्ति नेगेटिव है यानी कि बुरा है तो हम एक नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं। लेकिन जब हम प्रकाश को भी डिवाइड करें, यानी एक प्रकाश है, एक अंधेरा है, जहां जहां अंधेरा है अंधेरे में भी थोड़ी मात्रा में प्रकाश विद्यमान होता है, तभी हमें अंधेरे का आभास होता है और अंधेरे में कुछ चीजें हम देख पाते हैं। प्रकाश में भी कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में अंधेरा रहता है। यानी कि अच्छा और बुरा उसी तरीके से है जैसे प्रकाश और अंधेरा दो चीजें आपस में डिवाइड रहती हैं। इवन एस्ट्रोलॉजी में जब लोग पूछते हैं ना कि उपाय, तो बहुत सारे लोग बहुत उपाय करते हैं, लेकिन उपाय के पीछे जो एक मिस्ट्री है वो ये है कि देखिए, कोई भी ज्योतिषी या कोई भी आचार्य जिसके पास भी आप जाएं अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए, वो अंधकार को दूर नहीं कर सकता। यानी कि जो नेगेटिविटी है उसे कोई दूर नहीं कर सकता, अंधकार दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रकाश बढ़ाया जा सकता है, पॉजिटिविटी बढ़ाई जा सकती है। बेसिकली जब आप एक मन से बुद्धि के स्तर पर जब गति करेंगे ना, तो आप ऊर्जाएं समझेंगे और जजमेंटल होना बंद करेंगे। जब एक व्यक्ति जीवन में जजमेंटल होना बंद कर देता है तो वो एक बुद्धि के उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां पे विजडम शुरू होती है। अन्यथा मन के तल पर तो हर व्यक्ति जजमेंटल रहता है। जैसे अच्छे की बात करें तो पॉजिटिव ऊर्जा प्रकाश, और जब बुरे की बात करें तो नेगेटिव ऊर्जा अंधकार। जैसे इसको एक दूसरे तरीके से समझें, सूर्य के सबसे जो नजदीक ग्रह है बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी आता है, और सबसे जो दूर का ग्रह है सूर्य से वो शनि है। शनि तक सूर्य की ऊर्जा नहीं पहुंचती, इसीलिए काले रंग को, डार्कनेस को शनि रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डार्क एनर्जी कह सकते हैं आप।
अंधेरे को जो रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में, वो शनि ग्रह रिप्रेजेंट करता है, काले रंग को शनि ग्रह रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम शुक्र की बात करें, जब हम चंद्रमा की बात करें, जब हम सूर्य की बात करें, तो ये हमारी आंखों की रोशनी से कहीं ना कहीं डील करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सूर्य को दाईं आंख और चंद्रमा को बाईं आंख भी बोला गया है। और अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र को हमारी आंखों की रोशनी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जब किसी व्यक्ति की आंखें देखनी है कि आंखें खराब हैं, रोशनी कैसी है, तो चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के साथ साथ शुक्र की स्थिति भी देखी जाती है। तो मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूं, बेसिकली मैं ऊर्जाओं पर आपसे बात कर रहा हूं। संसार में, जैसे मैं बताऊं, ह्यूमन बीइंग में भी दो तरह की ऊर्जा है, एक मैस्कुलिन ऊर्जा है, एक फेमिनिन ऊर्जा है। जब हम फेमिनिन ऊर्जा की बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत एक चीज निकल के आती है, क्योंकि फेमिनिन का जो संबंध है वो क्रिएशन से है, जन्म देने से है, नरिश करने से है, नर्चर करने से है। जैसे एक नर्स एक सिक आदमी की सेवा करती है, जैसे एक माता अपने बच्चे की सेवा करती है, जैसे एक लेडी अपने हस्बैंड को सहयोग देती है, उसकी सेवा करती है, उसे आगे बढ़ने में मदद करती है, जैसे एक लेडी एक मकान को घर बना देती है, यानी कि जब उस एक मकान की चार दीवारी के अंदर प्यार पनपता है, उसमें नर्चरिंग पनपती है, जब उसमें क्रिएशन पनपता है तो वो घर बन जाता है। तो फेमिनिन एनर्जी का जो संबंध है वो सृष्टि के निर्माण से है, क्रिएटिविटी से है, क्रिएशन से है, जन्म देने से है, नर्चर करने से है, आगे बढ़ाने से है। जब हम बात करते हैं कविताएं, साहित्य, लिटरेचर, श्रृंगार, जब हम इवन धर्म की बात भी करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, तो ये सारी जो बातें हैं ये फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होती हैं। लेकिन जब हम मैस्कुलिन एनर्जी की बात करते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी का जो संबंध है वो मशीनों से है, एक्शन से है, डिस्ट्रक्शन से है, वार से है, युद्ध से है, लड़ने से है, गुस्से से है, अहंकार से है। मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो चीजों में बहुत डीप जाकर चीजों को जानना चाहती है, जबकि फेमिनिन एनर्जी भावुकता से संबंध है, भाव से संबंध है। फेमिनिन एनर्जी का संबंध है साहित्य से, लिटरेचर से, कविताओं से, सौंदर्य से, क्लासिकल हमारे जो म्यूजिक है, क्लासिकल जो हमारे संगीत है, क्लासिकल डांस है, ये सभी चीजें फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। कथक है, कुचिपुड़ी है, जैसे डांस है हमारे पुराने, और इवन शास्त्रीय संगीत की अगर हम बात करें। और आपने एक चीज महसूस की कि ये जो चीज नाम मैंने अभी लिए, ये सभी चीजें हमारे भारत के अंदर बहुत अच्छे से पनपी हैं, क्योंकि भारत भी फेमिनिन एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि जब हम भारत माता शब्द यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि भारत के ऊपर फेमिनिन एनर्जी का असर ज्यादा है, क्योंकि हिंदुस्तान कहें या भारत, यहां पर मशीनें नहीं पनपी। जैसे आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया चाइना को कभी टक्कर नहीं दे सकता मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, मशीनों के मामले में, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर फिल्में भी आप देखेंगे तो उनमें आपको प्यार नजर आएगा, लव नजर आएगा। 99% फिल्में जो हमारे हिंदुस्तान की हैं वो इमोशंस पर आधारित होती हैं, प्यार पर, मोहब्बत पर आधारित होती हैं। लेकिन जब हम वेस्टर्न फिल्में देखते हैं, जब हम यूरोप की फिल्में देखते हैं, जब हम अमेरिका की फिल्में देखते हैं, तो उनमें रोबोटिक्स और मशीनों का बहुत ज्यादा यूज होता है, और मशीनें ज्यादा वहां पर मतलब काम करती हैं फिल्मों के अंदर, प्यार और मोहब्बत नहीं काम करता है। इसीलिए जो यूरोप की कंट्रीज हैं, जो अमेरिका है, वहां पे फादरलैंड बोलते हैं अपने देश की जो जमीन है, जो देश की उनकी अपनी लैंड है। हमारे यहाँ भारत माता कहते हैं, वहां फादरलैंड बोलते हैं, क्योंकि दोज पीपल या दोज कंट्रीज आर मोर मैस्कुलिन इन नेचर, वेयर एज इंडिया इज फेमिनिन इन नेचर। जब हम मेकअप की भी बात करते हैं तो उसका हिंदी में जो शब्दार्थ है मेकअप का मतलब है श्रृंगार, जबकि अंतर बहुत अलग है, ये सिनोनिम्स नहीं है मेकअप और श्रृंगार। मेकअप का मतलब होता है कोई डेफिशिएंसी को दूर करना। मेकअप रिलेट करता है मैस्कुलिन एनर्जी से, मशीनों के द्वारा, प्लास्टिक सर्जरी से, या कॉस्मेटिक्स के द्वारा चेहरे पे आई या शरीर के किसी अंग पे आई किसी डेफिशिएंसी को दूर करना मेकअप कहलाता है। जबकि जब हम श्रृंगार की बात करते हैं तो श्रृंगार सुंदरता, अलंकृत करना किसी चीज को, सजाना किसी चीज को, जैसे गजरा लगाकर, साड़ी पहनकर, जैसे बालों के अंदर कुछ चीजें लगाकर। तो स्त्रियां सदियों से सजती आई हैं, श्रृंगार करती आई हैं। तो जब हम श्रृंगार की बात करते हैं तो वो फेमिनिन एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। तो हिंदुस्तान जो भारत देश है हमारा, ये मोर इन फेमिनिन इन नेचर है। इसीलिए मुझे खुद ये कई बार महसूस होता है, क्या हम मशीनी युग में इतना आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर धर्म पनपा है, साहित्य पनपा है, लिटरेचर पनपा है, संगीत पनपा है, यहां मशीनें नहीं पनपी हैं।
और हमारे हिंदुस्तान के जो मेजोरिटी लोग हैं वो भी ज़्यादातर साहित्यिक स्वभाव के हैं, लिटरेचर स्वभाव के हैं। हमारे देश के अंदर दर्शन लिखे गए, हमारे जो पुराने ऋषि थे उन्होंने बहुत तरह के फिलॉसफीज और दर्शन लिखे हैं, अद्वैत दर्शन। तो अलग अलग तरह के दर्शन अगर आप जाएंगे शास्त्रों में खोजेंगे तो माइथोलॉजी में आपको मिलेंगे। तो इवन जो माइथोलॉजी है, लिटरेचर है, ये सारा का सारा फेमिनिन इन नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, क्रिएशन की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी से रिलेट करता है। हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का रेशियो रहता है। गड़बड़ तब होती है जब ये रेशियो उनमें इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे इसका एक खूबसूरत इससे साइड भी हम देखते हैं कि जब किसी पुरुष के अंदर फेमिनिन एनर्जी का रेशियो बहुत बेहतरीन मात्रा में हो जाए, जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम समझें, 50% मैस्कुलिन एनर्जी किसी व्यक्ति में हो जाए और 50 फेमिनिन हो जाए, तो वो व्यक्ति केयरिंग हो जाएगा। यानी कि मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर फेमिनिन एनर्जी का एक पर्टिकुलर रेशियो में आना एक मेल को ब्यूटीफाई करता है। एक मेल के अंदर जो अड़ने लड़ने भिड़ने की जो ऊर्जा थी, जो मशीनें और एक्शन ओरिएंटेड उसके अंदर ऊर्जा थी, वो रिड्यूस होती है और उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मदरहुड, एक केयर, एक नर्चरिंग एबिलिटी एक पुरुष के अंदर जन्म लेती है। तो पुरुष और खूबसूरत दिखने लगता है। इसी प्रकार जब एक फेमिनिन, एक लेडी के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ती है, तो वो उस फेमिनिन एनर्जी को, अगर एक पर्टिकुलर रेशियो से ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाए तो उस फेमिनिन एनर्जी को विकृत कर देती है। देखिए, जिस लड़की में फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है, जो ज्यादातर पुरुष हैं उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि फेमिनिन अट्रैक्ट करती है, क्रिएशन की ऊर्जा है। तो लेकिन जब फेमिनिन एनर्जी के साथ साथ किसी फीमेल में मैस्कुलिन एनर्जी का स्तर बढ़ जाता है, तो उसके अंदर केयरिंग रिड्यूस हो जाती है, नर्चरिंग रिड्यूस हो जाती है और वो पुरुष की तरह बिहेव करने लगती है। फिर वो लेडी कहती है कि मैं शादी अभी नहीं करूंगी, पहले सक्सेस अचीव करूंगी, मैं बच्चे अभी नहीं पैदा करूंगी, पहले मैं सक्सेस अचीव करूंगी। यानी कि उसकी, जो लेडी की जो प्राथमिकता है मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ने से पुरुष की तरह वर्क ओरिएंटेड हो जाती है। आपने कुछ फीमेल्स देखी होंगी जो जिम करती हैं, सिक्स पैक बनाती हैं, जो कहती हैं कि मैं किचन के लिए नहीं बनी, मुझे काम करना है, मार्केट में नाम कमाना है, एक पुरुष की तरह। इसको इस एनर्जी को हम एक और दूसरे एंगल से समझते हैं। जैसे कि एक शब्द है अचीवर। कई लोग ना मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, कर्म और भाग्य के बारे में थोड़ी बात बताइए। देखिए, मैं अचीवर शब्द से डिफाइन करता हूं आपको। एक व्यक्ति है जिसे बैठे बैठाए जीवन की सारी सुविधाएं, सारे सुख मिल जाते हैं, और एक व्यक्ति को लड़के वो सुख लेने पड़ते हैं। जब हम मैस्कुलिन एनर्जी की बात करते हैं तो हम लड़ने की बात करते हैं, यानी कि मेहनत करके। यानी कि अचीवर कौन है? अचीवर वो व्यक्ति है जिसे बैठे बैठाए चीजें नहीं मिली, जिसे संघर्ष करना पड़ा, जिसे लड़ना पड़ा, चीजों को अचीव करना पड़ा, बहुत मेहनत के बाद उसे वो चीजें मिली। ऐसे व्यक्ति को हम अचीवर बोलते हैं। तो अचीवर शब्द का संबंध मैस्कुलिन एनर्जी से है। लेकिन जिस व्यक्ति को बैठे बैठाए चीजें मिल जाती है तो हम कहते हैं इसका भाग्य बहुत अच्छा है, इसे अचीवर नहीं बनना पड़ा, इसे हार्डवर्क नहीं करना पड़ा, लड़ना नहीं पड़ा। तो जो फेमिनिन एनर्जी के अंदर, यानी कि फीमेल के अंदर जब मैस्कुलिन एनर्जी का स्तर बढ़ जाएगा तो वो नर्चरिंग रिड्यूस हो जाएगी, मदरहुड उसमें रिड्यूस हो जाएगा, केयर रिड्यूस हो जाएगा, उसके अंदर इमोशन रिड्यूस हो जाएंगे, और वो पुरुष की तरह, मशीन्स की तरह आर्ग्यूमेंट कर सकती है, वार कर सकती है, लड़ सकती है। देखिए, जैसे कुछ महिलाएं, हमने अपने पास्ट में भी, इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली, अंग्रेजों से लड़ी। मतलब बहादुरी के किस्से आपने बहुत सारी महिलाओं के सुने होंगे। तो सीधी सी बात है, उन फीमेल्स के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी का जो स्तर था, जो लेवल था, वो ज्यादा रहा है। लेकिन पुरुष में जब फेमिनिन एनर्जी आती है तो पुरुष का जो एक अड़ियल नेचर है, जो लड़ने झगड़ने का नेचर है, वो रिड्यूस होता है और उसके अंदर केयर पनपती है। यानी कि पुरुष के अंदर केयर आ जाएगी तो वो सौम्य और सॉफ्ट नजर आने लगता है। लेकिन जब फीमेल के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ती है तो वो हार्ड और लड़ने वाली नजर आने लगती है। अब ये जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, इसको हम राशियों से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारी 12 राशियां हैं टोटल, एरीज से शुरू होती हैं और पाइसिस पर खत्म होती हैं। तो जो ओड नंबर की राशिज हैं, जैसे एरीज है, फिर तीसरे नंबर की जेमिनी है, लियो है 5 नंबर, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये जो ओड नंबर की राशियां हैं, ये सारी की सारी मैस्कुलिन इन नेचर हैं।
और जब हम इवन नंबर की राशियों की बात करते हैं, जैसे टॉरस है, कैंसर है, पाइसियन है, ये जो इवन नंबर पे जैसे 2, 4, 6, वर्गो, कन्या, 8, वृश्चिक, ये सारी राशियां फेमिनिन इन नेचर हैं। तो अगर किसी व्यक्ति पे फेमिनिन राशियों का प्रभाव ज्यादा है, उसका लगन फेमिनिन राशि में है, उसका मून साइन फेमिनिन राशि में है, उसका सन साइन फेमिनिन राशि में है, तो उसमें फेमिनिन ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। इसी प्रकार अगर किसी फीमेल के अंदर उसका जो लगन चार्ट आप देखेंगे, उसका मून साइन मैस्कुलिन राशि में है, उसका लगन मैस्कुलिन राशि में है, उसका सन मैस्कुलिन राशि के अंदर बैठा है, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर मैस्कुलिन तत्व या मैस्कुलिन ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। बेसिकली तो ऊर्जाएं ही हैं, हर पुरुष के अंदर एक स्त्री है और हर स्त्री के अंदर एक पुरुष है। जब किसी पुरुष को कोई स्त्री पसंद आती है तो वो स्त्री उसके अंदर का ही रूपांतरण है, उसके अंदर की जो स्त्री है उसी का एक रिफ्लेक्शन है। मैं इस चीज को ना एक और तरीके से आपके सामने बात करता हूं। जैसे हमें मान लीजिए किसी लड़के के लिए लड़की देखनी है, रिश्ता करने गए, तो उस पुरुष के अंदर जिस लड़के के लिए वो लड़की देखने गए हैं, वो पहले तो ये एग्जामिन कीजिए कि वो लड़का उसकी माँ से किस तरह से कनेक्टेड है। क्योंकि देखिए, जब बचपन में बच्चा छोटा होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ फेमिनिन एनर्जी की जरूरत होती है, 7 साल से छोटे बच्चे को। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है 7 साल से, तो हम उसे किडन गार्डन भेजते हैं, और किडन गार्डन में 99% केसेस में मेल टीचर नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ फीमेल टीचर होती हैं। यानी कि एक 7 साल से छोटा बच्चा फेमिनिन एनर्जी के दायरे में रहता है, क्योंकि उसकी नर्चरिंग करनी है, उसको बड़ा करना है, और वो सिर्फ एक फेमिनिन एनर्जी ही कर सकती है। जब बच्चा 7 से 14 साल के बीच में आता है तो वो मैस्कुलिन एनर्जी के साथ रहना शुरू करता है, अपने फादर का उस कंट्रीब्यूशन उसके लाइफ में आता है, वो मैस्कुलिन एनर्जी के साथ जीना सीखता है। तो बच्चा अपनी माँ से 7 साल तक या उसके बाद कैसे कनेक्ट रहा, अपनी माँ को वो आइडियल मानता है कि नहीं मानता है, तो उसके अंदर जो एक फीमेल की छवि बनेगी कि उसे कैसी फीमेल चाहिए, वो अपनी माँ की तरह ही एक लड़की चाहता होगा। डेफिनेटली सी बात है, अगर माँ आइडियल है उसकी लाइफ में। ऐसे ही एक लड़की की लाइफ में अगर उसका फादर आइडियल रहा है तो वो जिस लड़के को पसंद करेगी अपने फादर का रिफ्लेक्शन उसमें देखना चाहेगी। तो जब हम शादियां करते हैं तो हमें ये जरूर एग्जामिन करना चाहिए कि लड़के का माँ के साथ संबंध कैसा रहा है, और माँ एज ए आइडियल उसकी जिंदगी में रही है नहीं है। इसी प्रकार लड़की की जिंदगी में फादर आइडियल के रूप में रहा है कि नहीं रहा है, लड़के के अंदर किस तरह के पुरुष की छवि, मतलब वो अपने अंदर रिफ्लेक्शन देखना चाहती है अपने लवर के रूप में, अपने हस्बैंड के रूप में। इसी प्रकार पुरुष अपनी पत्नी के तौर पे, अपनी लवर के तौर पे किस तरह की लड़की का रिफ्लेक्शन देखना चाहता है। अगर माँ आइडियल रही है तो माँ जैसी लड़की चाहेगा, अगर लड़की की लाइफ में पिता आइडियल रहा है तो पिता जैसा वो रिफ्लेक्शन चाहेगी अपने हस्बैंड में, अपने स्पाउस में। तो दोस्तों, ये सारी सृष्टि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के कॉम्बिनेशन में घूम रही है। इवन अच्छा और बुरा शब्द भी कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये सारा ऊर्जाओं का खेल है। और समाज को आज तक कोई बदल नहीं पाया, समाज स्वयं बदलता है, समाज की इवोल्यूशन स्वयं होती है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, मैं समाज बदल कर रहूंगा, मैं समाज बदल दूंगा। समाज कभी बदला नहीं जा सकता, समाज के अंदर ऊर्जाएं हैं, जिस ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, जैसे बढ़ेगा समाज वैसी शेप लेता चला जाएगा। तो समाज ऑटोमेटिकली इवॉल्व होता है, 100 साल बाद, 50 साल बाद, 200 साल बाद समाज के अंदर स्वयं में परिवर्तन आते हैं। इसीलिए अगर बदल कोई सकता है तो व्यक्ति स्वयं को बदल सकता है, और स्वयं को बदलने के लिए इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, स्वयं को बदलने के लिए ज्ञान चाहिए। तो जब हम इवन ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी दोस्तों बात करते हैं ना, तो ज्ञान मार्ग पुरुष का मार्ग है जिसको हम मैस्कुलिन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, और जो भक्ति मार्ग है वो फेमिनिन मार्ग है जिसको हम फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। वहां भी मैस्कुलिन और फेमिनिन में चीजें डिवाइड हो जाती हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की जब हम बात करते हैं। तो जिस दिन आप जजमेंटल होना छोड़ देंगे उस दिन आप विजडम के पहले लेवल को टच करेंगे, क्योंकि समाज में नेगेटिव एनर्जी भी उतनी ही जरूरी है जितनी पॉजिटिव। बस कंडीशन एक है कि वो पॉजिटिव एनर्जी को ओवरटेक ना करे, नहीं तो समाज नेगेटिविटी से भर जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का बैलेंस ही समाज को चलाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का बैलेंस ही सृष्टि को भी चलाता है। तो आई थिंक दोस्तों, ये वीडियो जो मैंने फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी कोशिश की आपको समझाने की, क्योंकि आप ये देखिए, शिव और पार्वती के कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं, शिव मैस्कुलिन एनर्जी को डिनोट करते हैं और पार्वती फेमिनिन एनर्जी को। जब आप माइथोलॉजी पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि सृष्टि बनी कैसे, पुरुष और प्रकृति से सृष्टि बनी। पुरुष मैस्कुलिन एनर्जी है और जो प्रकृति है वो फेमिनिन एनर्जी है। जब शिव और शक्ति की भी अगर हम बात करें, शिव मैस्कुलिन एनर्जी है, विद्रोह की एनर्जी है। रुद्र रूप की जब हम बात करते हैं शिव के, मैस्कुलिन एनर्जी, और जब आप शक्ति की बात करते हैं तो वो फेमिनिन एनर्जी है।
तो मेरा एक ये छोटा सा प्रयास आपको समझाने का कि नेवर बिकम जजमेंटल फॉर एनीबडी, क्योंकि समय का पहिया है, जीवन के क्या पहिया घूमता है, लोगों के जीवन में घटनाएं जन्म लेती हैं, चाहे आप वो कहिए ग्रह दशा के हिसाब से, चाहे कैसे भी। जिस दिन आप ऊर्जाओं को समझना शुरू कर देंगे उस दिन आप जजमेंटल होना बंद कर देंगे। तो आई थिंक मेरा ये प्रयास आपको सृष्टि में ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसका कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।